सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी में बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके कुछ क्लासेज हमने आपके लिए उपलब्ध करवाई है। निश्चित रूप से आपको सही तरीके से समझ में भी आ रही है, क्योंकि ये सोच हमने इसलिए डेवलप की है क्योंकि हर विद्यार्थी के मन में थोड़ा सा एक डाउट रहता है जो ग्रामीण परिवेश में जुड़े हुए हैं कि अगर हमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लासेज मिल जाती। स्कूल में तो आप निश्चित रूप से पढ़ ही रहे, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी एक विद्यार्थी के मन में थोड़ा सा ये संशय रहता है कि अगर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास मिल जाती, कुछ और हमें ये एक्स्ट्रा अफोर्ड करने का प्रयास किया जाता तो हमें बढ़िया मार्क्स मिल सकते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी टॉपिक है या पार्टनरशिप पूरी बुक्स है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से हम करवाएंगे, ताकि आपके 35 नंबर है वो कहीं नहीं जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में को पुनः हम स्टार्ट करेंगे। और पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से दो विधियां हैं वो अपने खाते तैयार करने के लिए कहती है। एक विधि थी स्थिर विधि और दूसरी थी अस्थिर विधि। स्थिर विधि में आपको मैंने बताया था कि दो तरीके से खाते तैयार करने हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर करंट अकाउंट। और इस जो आपकी अस्थिर थी उसके लिए मैंने बताया था एक खाता तैयार करना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। लेकिन साथ में मैंने एक चीज़ आपको और भी बताई थी पिछले क्लास में कि उसमें कम से कम आपको कितने खाते तैयार करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में 3 खाते यानी P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना, ये खाते आपको तैयार करने होंगे। तो आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, यानी छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर पॉइंट क्लियर होगा तब जाके उसका फायदा है वो आप तक पहुंचेगा। हर पॉइंट क्लियर होना जरूरी है, और पॉइंट क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आपके नंबर भी पूरे में से पूरे आएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है कि अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस है करवा के हर वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि आप घर बैठे भी, यानी जब आपकी इच्छा हो, ये नहीं कि स्कूल टाइमिंग में आपको पढ़ना पड़े, जब आपकी इच्छा हो तब आपको आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, तुरंत आपने वीडियो देखा और अपने तैयारियों को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, जो वीडियो नंबर 4 होने वाला है, क्लास नंबर 4 आपकी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि स्थिर और अस्थिर खातों के बीच अंतर क्या है, क्योंकि ये चीज तो बता दी, ये चीज तो आपको बता दी कि भाई कि स्थिर है और अस्थिर है, लेकिन इसके बीच मुख्य अंतर क्या है। तो देखो, यह है अंतर का आधार, ये स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी। अब देखो खातों की संख्या, है ना, खातों की संख्या, तो स्थिर पूंजी में 2 खाते खोले जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, जबकि अस्थिर में एक ही खाता खोला जाता है और वो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। दोनों में अंतर क्या, खातों की संख्या के आधार पर, कि स्थिर विधि में 2 खाते खोले जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, जबकि अस्थिर में एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है संलेख संबंधी मध्य, है ना, संलेख संबंधी मध्य। अब देखो स्थिर विधि में है वो आपके आहरण है, वेतन है, पूंजी पर ब्याज है, आदि समायोजन है, वो कौन से खाते में किए जाते हैं, चालू खाते में किए जाते हैं, पूंजी खाते में नहीं किए जाते हैं। पूंजी खाते में 4 ही मद होते हैं, टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैंक और बाई बैंक, ये 4 ही होते हैं लेकिन स्थिर विधि में। लेकिन पूंजी जो आपकी परिवर्तनशील विधि या अस्थिर विधि है उसमें आपका आहरण, पूंजी पर ब्याज, है ना, सदस्यों का वेतन, बोनस, कमीशन, P&L इन्वेस्टमेंट का लाभ, ये सारे के सारे पूंजी खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। यानी इसमें जो स्थिर विधि है उसमें आपके पूंजी से संबंधित, आहरण से संबंधित, ब्याज से संबंधित जितने भी समायोजन है वो आपके चालू खाते में हैं और इसमें आपके पूंजी खाते में स्थानांतरित होंगे। क्लियर है। ओके, बढ़े आगे। आगे और क्या पॉइंट है इसमें, स्थिर शेष, स्थिर शेष के बारे में पॉइंट है। तो इसमें पूंजी खाते सामान्यतः अपरिवर्तित रहते हैं, है ना, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। जबकि आपकी अस्थिर विधि में है उसमें पूंजी खाते का शेष है वो साल दर साल क्या होता है,
परिवर्तित होता रहता है, चेंजेबल होता है, घट बढ़ रहता है ना। ये इसीलिए लिखा है अस्थिर विधि यानी घट बढ़ विधि, है ना। इसमें अस्थिर रहता सारा का सारा, ठीक है। समझ गए मेरी बात कि स्थिर विधि में ज्यादातर पूंजी खाते का शेष स्थिर ही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। जबकि जो आपकी अस्थिर विधि है, परिवर्तनशील विधि है, उसमें साल दर साल परिवर्तित होता रहता है। क्लियर है। परीक्षा में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन इसमें से छोटा क्वेश्चन है वो बनने की पूरी 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 संभावना है, इसलिए इसको स्किप नहीं किया जा सकता। जमा शेष है ना, इसमें पूंजी खाता सदैव जमा शेष दिखाता है और इसमें नाम और जमा दोनों दिखा सकता है। इसमें पूंजी खाता नाम शेष प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ये नाम और जमा दोनों दिखा सकता है और ये सिर्फ जमा शेष दिखाता है। क्लियर है, ओके है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा। बढ़िया, कितना बढ़िया आपने पढ़ा है, क्या क्या आपने पढ़ा है, क्योंकि बुक्स 2 ही हैं, चैप्टर 9 ही है। आपकी अकाउंटेंसी कितनी है, बुक्स 2 ही है, चैप्टर 9 ही है, लेकिन नंबर 80 है। और उन नंबर 80 को आप कैसे लेके आते हो वो आप पे डिपेंड है, आप किस तरीके से पढ़ते हो, है ना। और कहते हैं ना कि कोई भी चीज हमें पानी है तो उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। आज ही अगर हम उस तैयारियों में लग जाएंगे तो फिर फरवरी में 20 फरवरी के आसपास जो आपकी एग्जाम होगी उसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और जितना ज़्यादा आप समय गवाओगे उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अंतर आप समझ गए होंगे किस में है, स्थिर और अस्थिर जो खाते हैं, पूंजी खाते हैं, उसमें ये 4 पॉइंटों के आधार पर अंतर आप देख सकते हो, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, ये चारों पॉइंट होने के बाद अब देखो आता है साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन, है ना। साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन किस तरीके से किया जाता है ना। तो फर्म के सभी साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन एक सहमति अनुपात, वो आप सबने देखा होगा, सहमति अनुपात में होगा, और किस में लिखा होगा, जो विलेख होगा उसमें लिखा होगा, है ना। विलेख होगा उसमें लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें देना। लेकिन विलेख का अभाव होता है, विलेख का अभाव है ना, मौन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बराबर बराबर होगा। क्या होगा, ऐसी स्थिति में इक्वल इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा, किसी प्रकार का कोई चेंज उसमें नहीं करना। ठीक है, यदि साझेदारी विलेख इस संबंध में मौन है तो लाभ हानि है वो साझेदार समान रूप से वहन करेंगे, बराबर बराबर वहन करेंगे। एकल स्वामित्व की स्थिति में कुल लाभ और हानि है उसका सीधा नहीं होता। एकल स्वामित्व में तो सारा का सारा जो लाभ हानि है वो किसका होता है, उस एकल स्वामी का ही होता है, तो वहां पे ये समायोजन लागू नहीं होते हैं। और उसके अनुसार आपने देखा होगा कि आहरण पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, वेतन साझेदार कमीशन है आदि को समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के अनुसार एक नया खाता तैयार किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, लाभ हानि विनियोग खाता तैयार किया जाता है, यानी P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है, और उसके कुछ एंट्रियां हैं जिसके आधार पर आपको समायोजन करने होते हैं। कौन सा खाता तैयार किया जाता है, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है कि भाई साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन, तो सीधी सी बात है, अगर लाभ का विभाजन में साझेदार विलेख में लिखा हुआ उसमें बांट देंगे, अगर साझेदार विलेख मौन है तो बराबर बराबर बांट देंगे। क्लियर है। आगे देखिए, ये है आपका लाभ हानि विनियोग खाता जिसे P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसे कहा जाता है। लाभ हानि खाता, जो लाभ हानि विनियोग खाता है, सिर्फ एक फर्म के लाभ और हानि का खाते का विस्तार मात्र है। यह प्रकट करता है कि साझेदारों के बीच लाभ को कैसे विनियोजित और विभाजित किया जाता है। सभी समायोजन जैसे साझेदारों के वेतन, साझेदारों के कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि विषयों को इस खाते के माध्यम से कैसे समायोजन करना है और उसके लाभ और हानि के शेष को कहाँ दर्ज करना है, कैसे दर्ज करना है, ये आपका बताता है P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कौन बताता है,
P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये चीज बताता। क्लियर है? तो लाभ हानि विनियोग खाते से रिलेटेड ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखने। लेकिन बात करें सीधी तो लाभ हानि खाते की प्रविष्टियां क्या होंगी, कैसे इसको तैयार करना है, ये चीज तो हमने समझ ली कि भाई जो आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें क्या लिखेंगे भाई, उसमें उसका बैलेंस है, पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो लिख देंगे, है ना। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देंगे, पार्टनर्स जो सैलरी बोनस कमीशन वो लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, और फिर जो भी क्रेडिट साइड होगी वो पार्टनर में बांट देंगे, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो वो पार्टनर में बांट देंगे। लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्चुअल क्या फॉर्मेट होगा, निश्चित रूप से आपने, क्योंकि अभी अपना सेशन स्टार्ट हुए लगभग 20-22 दिन हो गए, आपने ये पहला चैप्टर है पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो उसका फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, हो सकता है कुछ स्कूल में अपने जो अध्यापक साथी हैं वो कंपनी बुक्स चला रहे होंगे, तो अपन दोनों भी साथ साथ भी चला सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर कंपनी चल रही है तो आप साथ में पार्टनरशिप भी चलने दो, और जहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है उसको इक्वल पार्टनरशिप चलने दो। घर पे भी पढ़ोगे और स्कूल में भी पढ़ोगे, डबल मजा आएगा, डबल नंबर आएंगे, है ना। इसका बेनिफिट किस में मिलेगा, डबल अंकों में मिलेगा। तो इसलिए ये नहीं समझे, ये बोझ ना समझे कि भाई मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा। कहते हैं ना, खिचड़ी में जितना घी डालोगे उतनी स्वादिष्ट बनेगी, है ना। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उसका फल भी उतना ही अच्छा होगा, उसका अंजाम भी उतना ही अच्छा होगा। और वही चीज़ जिसके लिए आप और हम दौड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें परिणाम बेहतर चाहिए, और बेहतर परिणाम के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी कौन कौन सी प्रविष्टियाँ। पहली प्रविष्टि, पहली है लाभ हानि खाते के शेष को लाभ हानि खाते विनियोग खाते में स्थानांतरित करेंगे। अगर आपका P&L है, यानी P&L अकाउंट का प्रॉफिट है तो उसे क्या करेंगे, विनियोग खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो इन दोनों में से एक ही प्रविष्टि होगी, दोनों नहीं होगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। नंबर क्या करें, यदि लाभ हानि खाता एक जमा शेष यानी कुल लाभ दर्शाता है, अगर आपका P&L अकाउंट है लाभ दर्शा रहा है तो ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट। और P&L इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में लिखेंगे, P&L इन्वेस्टमेंट में। अगर प्रॉफिट है तो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल का आपके सामने प्रॉफिट दे रखा है, तो ये एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट। ये अब अथवा अगर बाय द वे हानि दे रखी है, यदि लाभ हानि खाते का एक नाम शेष यानी निवल हानि दर्शाता है तो लाभ हानि खाते से किस तरीके से एंट्री करेंगे, जस्ट विपरीत हो जाएगी, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जस्ट विपरीत इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। अब दोनों में से एक ही करनी है। अब इसकी P&L इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, टू P&L अकाउंट। किसमें करेंगे, P&L इन्वेस्टमेंट में टू P&L अकाउंट करेंगे इन प्रविष्टियों के आधार पर। ठीक है, तो इन दोनों में से एक होगी, प्रॉफिट होगा तो ये प्रविष्टि हो जाएगी, लॉस होगा तो ये प्रविष्टि आपको करनी है। क्लियर। आगे दूसरी आती है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज के लिए यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज के लिए। तो पहली प्रविष्टि, पूंजी से पूंजी खाते पर ब्याज जमा करने के लिए, पूंजी से पूंजी खाते पर ब्याज जमा करेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट। पार्टनर कैपिटल और करंट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर स्थिर विधि है तो आपको पार्टनर करंट में लेके जाना पार्टनर करंट में लेके जाना पड़ेगा, और अगर अस्थिर विधि है तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। ठीक है ना। इसको कहाँ लिखेंगे, अगर स्थिर विधि है तो पार्टनर करंट में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर अस्थिर विधि है तो किस में जाएगा, पार्टनर कैपिटल में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो कब होगी, पूंजी खाते में ब्याज जमा करने पर। और दूसरी एंट्री हो रही है पूंजी पर ब्याज खाते से लाभ हानि विनियोग, यानी ये आ गया आपका P&L इन्वेस्टमेंट। ये P&L इन्वेस्टमेंट खाते में हस्तांतरण के लिए, तो ये आ जाएगा P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हो जाएगा, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो दो प्रविष्टि हो गई, ये आ जाएगी आपकी पार्टनर कैपिटल या करंट में, और ये आ जाएगी आपकी P&L इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, दो प्रविष्टि, दो वो चार हो गई। आगे बढ़े, आहरणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्या होगी, आहरण पर ब्याज का साझेदार के पूंजी खाते पर प्रभार के लिए, यानी पहले पूंजी खाते पर प्रभार आएगा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी पूंजी खाते पर प्रभार लेके आएंगे, तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इसकी पहली प्रविष्टि हो जाएगी। और दूसरी हो जाएगी, आहरण पर ब्याज को लाभ हानि विनियोग खाते यानी P&L इन्वेस्ट खाते में स्थानांतरित करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट। और P&L इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किस में लिखेंगे, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। क्लियर है, ये दो प्रविष्टि आहरण पर ब्याज की हो गई। ये तो आ जाएगा आपका पार्टनर, अगर स्थिर विधि से है तो पार्टनर करंट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर अस्थिर से है तो पार्टनर कैपिटल में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये आ जाएगा आपका P&L इन्वेस्टमेंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है, ओके है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं 4 नंबर, क्या है, साझेदारों का वेतन। साझेदार का वेतन से रिलेटेड है, यानी सैलरी से रिलेटेड है। तीन चीज मिलती है इसमें, साझेदार को वेतन, साझेदार को बोनस, साझेदार को कमीशन। तो देखो, साझेदार का जो वेतन है, साझेदार का वेतन साझेदार के पूंजी खाते में जमा करेंगे, तो एक साथ ही आ गया ये पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, इसी में आपका बोनस हो गया, और इसी में आपका कमीशन। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट DR टू पार्टनर कैपिटल या करंट। तो ये तो होगा पूंजी खाते में जमा की। तो अगर स्थिर विधि से है तो ये पार्टनर करंट में चला जाएगा, बाई पार्टनर सैलरी, बाई बोनस, बाई कमीशन। और अगर अस्थिर विधि से है तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, बाई सैलरी, बाई बोनस, बाई कमीशन। ठीक है, इसी की दूसरी प्रविष्टि है कि साझेदार का वेतन लाभ या हानि विनियोग खाते में स्थानांतरण पर, साझेदारों का जो वेतन है उसको लाभ हानि विनियोग खाते में क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट। और P&L इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, टू सैलरी, टू बोनस और टू कमीशन। जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा, जो भी होगा उसका नाम आएगा। ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही हो सकता है पार्टनर को सैलरी मिलती हो सकता है उसको बोनस ही मिलता हो सकता है उसको कमीशन भी मिलता हो, यानी जो भी मिलेगा उसको हमें दिखाएंगे, जो आपके सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप भली प्रकार समझ जाओगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन आपको हल करने। ये चर्चा कर रहे हैं हम थ्योरेटिकल रूप में, एंट्रियों के रूप में, क्योंकि इन एंट्रियों के आधार पर ही आपका P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो तैयार होगा। ठीक है, ठीक है, साझेदार का वेतन लाभ हानि विनियोग खाते में स्थानांतरित करेंगे, तो P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट। तो यहां तक हो गया साझेदार का वेतन से रिलेटेड। इसके बाद आगे देखते हैं और कौन सा पॉइंट है जो आपके P&L इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है। तो उसमें हम देखेंगे कि है विनियोजन यानी विनियोग खाता है, उसका जो लाभ है उसकी भागीदारी यानी उसके बंटवारा, यानी अगर आपका क्रेडिट पक्ष वो ज़्यादा है, वो प्लस में है तो वो लाभ हुआ है।
और अगर आपका डेबिट पक्ष है वो प्लस में है, इसका मतलब हानि हुई है ना। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर लाभ है, अगर आपको लाभ और यानी क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है तो आपकी एंट्री होगी पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट, है ना। क्या होगी? पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट। तो उसमें क्या लिखेंगे? पी एंड एल इन्वेस्टमेंट में टू पार्टनर कैपिटल या करंट। स्थिर विधि से है तो पार्टनर करंट, और परिवर्तनशील से है तो पार्टनर कैपिटल। और अगर हानि होती है, बाय द वे हानि यानी डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है, डेबिट प्लस ज़्यादा है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कब? ये हानि पे होगी और ये लाभ पे होगी। यह है टिप्पणी में भी दिखाया कि यदि किसी वर्ष फर्म की हानि होती है तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन आदि नहीं दिया जाएगा। ये कब होगी? कब? जब कोई ऐसी कंडीशन हो कि उसमें लिखा जाए कि भाई फर्म हानि में जा रही है, तो वहाँ पे ये नियम है वो लागू होगा। तो किसी वर्ष अगर फर्म को हानि होती है तो वहाँ पर ब्याज है, वेतन है, बोनस है, वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते, देखो ये रहा आपका जो फॉर्मेट क्या है, लाभ हानि खाता, यानी आपका जो पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अनुसार है वो सारा के सारी जो प्रविष्टि है वो यहाँ पे काम में आने वाली है। पहली प्रविष्टि में था कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपन ने एंट्री क्या की थी? पी एंड एल अकाउंट या टू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्रॉफिट है तो इसमें लिख देंगे बाई प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो। दूसरी मैंने उसमें बताया था अगर लॉस है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पी एंड एल अकाउंट। ये लॉस होगा। ये दोनों में से एक ही होगी। अगर प्रॉफिट होगी तो ये हो जाएगी और लॉस होगा तो ये हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था पूंजी पर ब्याज की एंट्री, तो मैंने कहा था वो एंट्री है पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन, तो इसके लिए मैंने बताया था पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स बोनस सैलरी कमीशन हो जाएगा। अगर पार्टनर का कोई लोन है तो वो पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर्स लोन हो जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा देखने को, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट या टू पी एंड एल इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगी। इसके बाद ये क्रेडिट साइड है, ये प्लस में है तो आपकी ये एंट्री होगी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। और अगर ये प्लस में है, डेबिट प्लस में है, डेबिट ज़्यादा तो आपकी ये एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट यार होगी बाई। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये चीज़ आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, आपको इजीली ये शो हो जाए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? इसको आपको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है ताकि इसके आधार पर आप आगे की जितनी भी जो प्रविष्टियां हैं वो आप सही तरीके से कर सको। इन प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए ही आपको सारे के सारी जो एंट्रियां हैं, सारे के सारे खाते हैं वो तैयार करने हैं। तो मेन चीज़ इस चैप्टर की थी जो हमने चर्चा कर ली है ना, कि आपको एक तो पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, उसकी जो मैंने 8 एंट्रियां वो आपको बता दी है किस तरीके से करनी है, और उसी के अनुसार आपका पी एंड एल इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार हो जाएगा। उन 8 एंट्रियों में साथ में पार्टनर कैपिटल की एंट्रियां भी हैं, इनकी तो 4 ही है, 4 पार्टनर कैपिटल की एंट्रियां हैं जो पार्टनर कैपिटल या करंट में लिखी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो मदे रह जाती है वो बैलेंस शीट में चलाई जाएंगी। कुछ चीज़ें और रह जाती है जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में वो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने छूने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी और आगे के जो टॉपिक है उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी है कि जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा कोई भी यूजफुल वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसको केयरफुली होकर देख सकें। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।